वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे बिग बास्केट के खात्मे की। उसके बाद हम बात करेंगे इसरो चीफ द्वारा दिए हुए सबसे बड़े वार्निंग की, जो उन्होंने इंडिया को वार्निंग दी है। उसके बाद हम बात करेंगे टाटा ईवी कैसे इंडिया की फर्स्ट ऑटोमेकर बन गई है जिसको कार की फीचर मिला है। फिर हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस की और रिलायंस पावर की, आखिर क्यों रिलायंस पावर का शेयर अचानक से इतना तेजी से बढ़ गया। फिर हम बात करेंगे जी इंटरटेनमेंट की, आखिर ऐसा क्या हो गया जी इंटरटेनमेंट में कि जी इंटरटेनमेंट का प्राइस अचानक से इतना बढ़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर के शेयर्स ट्यूसडे को यानी कि कल 12% तक बढ़कर 70 रुपीज तक पहुंच गए और ये जो 70 रुपए का लेवल है वो 10 साल के बाद टच किया है रिलायंस पावर ने। तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी मेरे लिए। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि पहली बार कब ये 70 रुपए का लेवल टच किया था, तो जब मैंने 10 साल बोला तो आप समझ गए होंगे। ये नवंबर 2014 की बात है जब पहली बार रिलायंस पावर ने 70 रुपए का लेवल टच किया था और अब 10 साल के बाद 2025 में वापस से उसने 70 रुपए का लेवल टच किया। हालांकि जिन लोगों ने बिल्कुल लो पॉइंट पे बाई किया होगा रिलायंस पावर को, वो लोग बहुत अमीर बन गए होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो लो बना था वो 1.1 रुपीज का बना था, वो भी मार्च 2020 में। तो अब से मतलब मार्च से लेकर के अब तक ये 7000% तक बढ़ गया है। तो आप समझ लो आपका 1 रुपया 70 रुपया बन गया, यानी कि 70 गुना का रिटर्न मिल गया। तो अगर किसी ने 1 लाख उसमें इन्वेस्ट किए होते रिलायंस पावर में, तो आज उसकी वैल्यू 70 लाख हो गई होती। हालांकि ये बहुत ही रिस्की बेट था, इसलिए शायद ही किसी ने इन्वेस्ट किया होगा उस पॉइंट पे। अब ये जो बढ़ोतरी हुई है, अचानक से रैली जो देखने को मिली है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है उन्होंने बहुत ही रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स जीते हैं। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न की बात करें तो वो भी अच्छा रहा, क्योंकि Q4 FY25 में कंपनी ने 125.60 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया था और ये नेट प्रॉफिट है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल उनको लॉस हुआ था और ये लॉस 397 करोड़ रुपीस का था। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा की और ये बिजनेस न्यूज काफी कमाल की है, क्योंकि टाटा ईवी इंडिया की पहली कार मेकर कंपनी बन गई है जो एप्पल वॉलेट में डिजिटल कार की फीचर ऑफर करेगी। अब ये डिजिटल कार की फीचर क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए, डिजिटल कार की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूजर को अपने आईफोन या फिर एप्पल वॉच से अपनी कार को लॉक, अनलॉक या फिर स्टार्ट करने की सुविधा देता है और ये फीचर एप्पल वॉलेट के माध्यम से काम करता है और अलग अलग कार मॉडल्स के लिए अलग अलग फंक्शनैलिटीज भी प्रोवाइड करता है। तो जो फंक्शनैलिटीज हैं वो कार के मॉडल्स के अकॉर्डिंग है, जैसे कि पैसिव एंट्री, यानी कि जब यूजर अपने डिवाइस के साथ कार के पास जाता है तो कार ऑटोमेटिकली अनलॉक या फिर लॉक हो जाती है जब भी वो थोड़ा सा दूर जाता है। दूसरा फीचर हो सकता है टैप टू अनलॉक, और ऐसा कुछ मॉडल्स में होता है जहां पे डिवाइस को दूर हैंडल या फिर की रीडर के पास ले जाने से कार अनलॉक हो जाती है। तो की रीडर होता है एक, आप डिटेल में समझ लेना अगर आपको और इसमें इंटरेस्ट आता है तो। तीसरा रिमोट कंट्रोल। कुछ व्हीकल्स में क्या होता है कि रिमोटली लॉक या अनलॉक किया जा सकता है और एक्स्ट्रा रिमोट फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। सबसे मजेदार है की शेयरिंग। मुझे ये पर्सनली काफी पसंद आया। की शेयरिंग में क्या होता है कि आप अपने कार का एक डिजिटल की किसी को दे सकते हो, चाहे आप मैसेज के थ्रू दे दो, मेल के थ्रू दे दो, व्हाट्सएप के थ्रू दे दो। हालांकि टाटा ईवी के अलावा WWDC25 में एप्पल ने 13 नए ऑटोमेकर्स को भी अपने डिजिटल कार की फीचर में शामिल किया, लेकिन इसमें टाटा ईवी जो है वो इंडिया की फर्स्ट कार मेकर बन गई है। हालांकि इसके पहले भी BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स इस फीचर को सपोर्ट करते थे, लेकिन ये ब्रांड्स ग्लोबल ब्रांड है, ना कि इंडियन ब्रांड। टाटा ईवी एक इंडियन ब्रांड है, इसलिए मैंने बोला ये इंडिया की पहली कार मेकर बन गई है जो ये फीचर सपोर्ट करती है। अच्छा, शॉर्ट में मैं आपको WWDC25 बता देता हूँ, मैंने ज्यादा ही शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया। देखिए, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025। बेसिकली ये एप्पल का एक एनुअल इवेंट
इवेंट होता है जिसमें नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स या फिर जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या फिर कोई नया इनोवेशन है जो एप्पल अनाउंस करना चाहता है, तो वो सारी चीजें कॉन्फ्रेंस में हो जाती है। अगली बिजनेस न्यूज है बजाज फाइनेंस की, और ये बिजनेस न्यूज बहुत ही ध्यान से सुनना आप, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट आप मेरे चैनल पे आए हो तो फिर कितनी भी कॉम्प्लेक्स न्यूज हो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, बजाज फाइनेंस ने 1:2 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है और उसके बाद 4:1 का बोनस भी मिलेगा, जिसका रिकॉर्ड डेट 16 जून 2025 है। अब स्टॉक स्प्लिट यानी कि 1:2 का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक शेयर है जिसका दाम 4 रुपए है, ठीक है, तो आपको अब 2 शेयर्स मिल जाएंगे और दोनों का दाम 2-2 रुपए होगा। मतलब स्प्लिट का मतलब आधा समझ लो आप। तो आपका जो वैल्यू है वो उतना ही रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। मतलब अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपके पास मान लो 10 रुपए का एक शेयर है और अगर वो 1:2 में स्प्लिट होता है तो आपको 2 शेयर्स मिल जाएंगे और इस बार दोनों शेयर्स का दाम 5-5 रुपए हो जाएगा। तो पहले भी आपके पास 10 रुपए के शेयर्स थे और अभी भी 5 + 5 = 10, ये भी अभी भी आपके पास सिर्फ 10 ही रुपए के शेयर्स हैं। अब उसके बाद क्या होगा, फिर आपको बोनस भी मिलेगा 4:1 का, यानी कि एक शेयर पे 4 एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि आपके पास मान लो पहले 100 शेयर्स थे, ठीक है, लेट सपोज आपके पास 100 शेयर्स थे। अब स्प्लिट के बाद 1:2 का स्प्लिट होगा बजाज फाइनेंस का, तो अब आपके पास 200 शेयर्स हो जाएंगे। उसके बाद 4:1 का बोनस इशू मिलेगा, तो उसके हिसाब से अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 4 शेयर्स मिलेंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि लेट सपोज आपके पास 100 शेयर्स हैं, तो अब 4 शेयर के हिसाब से आप देखो तो 200 × 4 = 200 बोनस शेयर्स। अब ये देखो ध्यान से, आपके पास अगर 100 शेयर्स हैं तो 200 × 4 कैसे हुआ? इस तरीके से हुआ कि 200 शेयर्स तो हो गए ना, जब आपके पास 100 शेयर्स थे, स्प्लिट हुए तो अब आपके अकाउंट में 200 शेयर्स हैं। अब जब आपको बोनस मिलेगा तो 200 शेयर्स पे मिलेगा, ना कि पहले वाले 100 शेयर्स पे, क्योंकि स्प्लिट तो हो चुका है। तो 200 × 4 800 बोनस शेयर्स। आप समझ गए मैं आपको जो समझाना चाहता था। तो अब जब फाइनल शेयर्स होंगे तो 200 + 800 मतलब कि 1000 शेयर्स मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। आई होप आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करो आप और फिर से इसको देखने की कोशिश करो। अब ये स्प्लिट और बोनस इश्यूज क्यों किए जा रहे हैं? बहुत सिंपल सी रीजन है। अभी बजाज फाइनेंस के एक शेयर का प्राइस 9497 के आसपास है और आप समझ सकते हो इतना ज्यादा अगर प्राइस हो तो फिर इन्वेस्टर्स पैसे नहीं लगा पाते, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर। और अभी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो पब्लिक की, तो पब्लिक सिर्फ 8.84% स्टेक ही होल्ड करती है और ये मैं डेटा मार्च 2025 के हिसाब से बता रहा हूँ। DIIs 14.78%, FIIs 21.45%। तो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 8.84%। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो जो इनका 9000 का शेयर है वो शायद 1500 के आसपास मिलेगा, तो पब्लिक इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी। अगली बिजनेस न्यूज है जी इंटरटेनमेंट की। जी इंटरटेनमेंट के शेयर्स ट्यूसडे को 6% बढ़ गए और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया था और ये पार्टनरशिप एक कंटेंट स्टार्टअप के साथ हुआ था और इस कंटेंट स्टार्टअप का नाम है बुलेट, जिसमें ये दोनों मिल करके इंडिया का पहला माइक्रो ड्रामा ऐप लॉन्च करेंगे। और इस स्ट्रेटेजी के तहत बुलेट ऐप ZEE5 इकोसिस्टम का पार्ट होगा और यंग ऑडियंस के लिए शॉर्ट के साथ साथ फास्ट पेस्ड स्टोरीज भी बनाएगा। और ये जो ऐप है वो कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी, उसके साथ ही साथ ZEE5 के यूजर्स को इंगेज करेगी ये ऐप। तो ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर जी का ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कंटेंट और टेक स्पेस में अपना डोमिनेंस कैसे बनाएगा। अगली बिजनेस न्यूज है बिग बास्केट की, और बिग बास्केट ने बहुत ज्यादा लेट कर दिया। इस बार उनको मुंह की खाने को पड़ सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी बिग बास्केट ने ये अनाउंस किया है कि वो मार्च 2026 तक पूरे इंडिया भर में 10 मिनट में फूड डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। अब आप खुद सोचो, देखा जाए तो ये टाटा बैग्ड एक ग्रोसरी जायंट है जो ये चाहती है कि वो स्विगी के स्नैक, ब्लिंकिट के बिस्ट्रो और जेप्टो के कैफे जैसे
जैसे प्लेयर्स से कंपटीशन करे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप इनका ऐप यूज कर लो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ऐप में क्या प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा लेट है, क्योंकि आप सोचो ज़ेप्टो ने पूरा अपना पैर फैला लिया है। साथ ही साथ ब्लिंकिट को देख लो आप, उसके बाद आप ज़ोमैटो को देख लो, उन्होंने बहुत अच्छी खासी मार्केट अक्वायर की है, अपना ब्रांड वैल्यू भी बना लिया है। और अब अचानक से बिग बास्केट ये सोच रहा है कि वो नई शुरुआत कर दे 2026 से, वो भी 1 साल बाद, तो ये बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ऐसा ना हो कि बिग बास्केट का हाल भी टाटा डोकोमो जैसा हो जाए। टाटा डोकोमो आप सभी को पता है, अगर आप 90s में पैदा हुए हो या फिर 2000 के आसपास में, तो टाटा डोकोमो का क्या हाल हुआ था ये तो हर किसी को पता ही है। खैर, आगे जो इनका प्लान है बिग बास्केट का, बस आप वो सुनो। वो प्लान देखने और सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि बिग बास्केट चाहता है वो पूरे इंडिया में डिलीवरी जो है वो दे, और उसके लिए वो डार्क स्टोर्स भी अक्वायर करेगा और जो डार्क स्टोर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि पूरे इंडिया में हर कोई फास्ट फूड डिलीवरी नहीं अफोर्ड कर सकता। सिर्फ जो टियर 3 सिटीज है या फिर जो मेट्रो सिटीज है, बड़े बड़े शहर हैं, वहीं पे लोग ज़ेप्टो का यूज करते हैं या फिर ज़ोमैटो का यूज करते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने ज़ोमैटो से जो मंगवाया था खाने के लिए, वो काफी शायद 1 साल हो गया होगा। तो इंडिया में क्या है, लोग बाहर जाकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि बिग बास्केट ने बेंगलुरु में अपना पायलट रन शुरू कर दिया है और अब 40 डार्क स्टोर्स तक इस सर्विस को एक्सपेंड करेगा। फिलहाल ये जो सर्विस है वो कॉफी और रेडी टू ईट स्नैक्स जैसे स्टारबक्स और क्यूमिन के आइटम्स को ऑफर करेगी, और कंपनी का ये गोल है कि वो 2025 तक अपने डार्क स्टोर काउंट्स को 700 से 1200 तक लेकर के जाएं। अब एग्जीक्यूशन लेवल पे चीजें कैसी होंगी ये देख के हमें समझ में आएगा कि टाटा का बिग बास्केट वाकई में कुछ बड़ा कर सकता है या फिर वो एक फेलियर बन के रह जाएगा टाटा डोकोमो की तरह। अगली बिजनेस न्यूज है आईएफएल इंटरप्राइजेस की। आईएफएल इंटरप्राइजेस ने अपने बोर्ड से 49.14 करोड़ रुपीस रेस करने के लिए राइट्स इशू अप्रूव किया है, और ये इशू 19 जून से 30 जून तक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ओपन होगा। इसकी रिकॉर्ड डेट 13 जून रखी गई है। साथ ही साथ आईएफएल इंटरप्राइजेस का ये कहना है कि इस इशू से जो पैसा मिलेगा वो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं, पिछले साल भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स से 49.53 करोड़ रुपीस रेस किए थे। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है एक्स इसरो चीफ एस सोमनाथ की। उन्होंने इंडिया को वार्निंग दी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, और इसलिए इंडिया को अपने डिफेंस के लिए हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्पेस का रोल आजकल के वॉर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और आप इसका लाइव प्रूफ यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट में देख सकते हो। साथ ही एक्स इसरो चीफ ने यह भी बताया कि भारत को अपने सैटेलाइट्स को कॉन्टिन्यूअसली ऑर्बिट में रखना होगा ताकि किसी भी क्राइसिस में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट्स न हो। सोमनाथ जी ने यूएस का एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे यूएस के पास 500 सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशन है, यानी कि 500 सैटेलाइट्स का ग्रुप है, और उसके वजह से यूएस को अर्ली वार्निंग्स आ जाता है, और उस वार्निंग के वजह से काउंटर मेजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाती है यूएस को। उनका कहना है कि इंडिया को भी इस स्केल पर सैटेलाइट चाहिए जो नाइट विजन, थर्मल और रेडार जैसे सेंसर से इक्विप्ड हो। साथ ही साथ एआई ड्रिवन एनालिटिक्स के थ्रू बैटलफील्ड डिसीजंस में मदद करें। और एक्स इसरो चीफ का बहुत ही अच्छा बयान है ये, और इंडिया को इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हम कुछ चीजों में तो पीछे हैं। हम सैटेलाइट्स लॉन्च करने में बहुत आगे हैं, बट हम खुद का कोई वेपन बनाने में थोड़े से पीछे हैं, बट अभी हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी बिजनेस न्यूज में बताया कि लखनऊ में कैसे ब्रह्मोस बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है। तो आई होप कि ये जो सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है वो इंडिया बहुत ही जल्द पूरा कर देगा। और हाँ, अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है और आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो हमारी इस वीडियो से, तो प्लीज हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।